अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर एंग्लो नॉर्मन के बारे में है। पिछले वीडियोस में हमने एंग्लो सैक्सन को कवर किया था, बहुत डिटेल में हमने एंग्लो सैक्सन की हिस्ट्री सब कुछ डिस्कस किया था। आज का लेक्चर एंग्लो नॉर्मन के बारे में है, लेकिन एंग्लो नॉर्मन से पहले हमने देखना है कि नॉर्मन्स कौन थे और नॉर्मन्स कहाँ से आए थे और ये नॉर्मन का मतलब क्या था। नॉर्मन से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन नॉर्मन को नॉर्समैन कहा जाता था, नॉर्समैन। और इनको नॉर्समैन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये नॉर्थमैन थे, नॉर्थ से आए हुए थे। अब नॉर्थमैन तो थे, लेकिन कौन थे? एक्चुअली ये वाइकिंग्स थे। और इनको क्या कहा जाता था? इनको भी जर्मैनिक ट्राइब्स, इनको भी जर्मैनिक पीपल और ट्राइब्स कहा जाता था। ये कहाँ से आए थे? ये स्कैंडिनेविया एंड डेनमार्क इस तरह से आए हुए थे। वाइकिंग्स मुख्तलिफ़ किस्म के थे। स्वीडन के वाइकिंग्स भी थे और डेनमार्क, स्कैंडिनेविया और इस मुल्क इन ममालिक के वाइकिंग्स, इन ममालिक के जो लोग थे इनको वाइकिंग्स कहा जाता था। क्यों आए थे यहाँ पर? पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से आए थे। प्रेशर था, किस चीज़ का प्रेशर था? पॉपुलेशंस का। और इसलिए उन्हें नए रिसोर्सेज चाहिए थी। तो नए रिसोर्सेज के लिए उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने इन्वेडिंग पीपल, रेडिंग शुरू की, लूट मार शुरू की। इन्वेडिंग पीपल, रेडिंग शुरू किया, लूट मार शुरू किया, प्लंडरिंग की, लूटने आए लोगों को। तो ये जो स्वीडन के जो वाइकिंग्स थे, स्वीडन्स के, इसको कहा जाता था, इनकी जो डायनेस्टी थी, जो डायनेस्टी स्वीडन की जो डायनेस्टी थी वाइकिंग की, इनको रूहुस या रोवर्स के नाम से बुलाते थे लोग इसको। और ये क्या थे? ये डायनेस्टी कहाँ पर थी? एज आई सेड कि ये नॉर्थ में थी और इसको इसलिए नॉर्थमैन और फिर इससे नॉर्समैन और फिर नॉर्मन बन गए। तो ये 10th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन के दौर में ये लगातार एंग्लो सैक्सन पर रेड करते रहे। किंग एल्फर्ड भी इनके साथ इनकी फ़ाइट हुई थी। किंग एल्फर्ड ने इनको डिफीट दी थी, लेकिन ये फिर टाइम एंड अगेन ये लोग इंग्लैंड पर भी दोबारा मतलब बार बार लगातार अटैक करते थे। और इन्होंने साथ में 10th सेंचुरी में इन्होंने फ्रेंच पर भी अटैक किया था। फ्रेंच पर इससे पहले भी उन्होंने अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच पर भी उन्होंने अटैक कर लिया। अब क्या हुआ कि किंग चार्ल्स जो था, किंग चार्ल्स द सिंपल, जिसको कहा जाता था किंग चार्ल्स द सिंपल। अब ये किंग चार्ल्स द सिंपल किस चीज़ का किंग था? फ्रेंच का किंग था। ये फ्रांस किंग था। और इसने क्या किया? किसने एक पॉलिसी अपनाई, और पॉलिसी इस तरह से कि इस किंग को कंपेल किया गया, मजबूर किया गया कि इनके जो आउटरेजेस जो डिमांड थे उनको एक्सेप्ट करें। तो किंग्स ने क्या किया कि पीस को क्रिएट करने के लिए, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द पीस, इसने एक डीलिंग की। किसके साथ? ये जो फियर्स बारबेरियन थे, ये बारबेरियंस जो थे, इनके साथ उन्होंने एक डील की और इनको इजाज़त दी गई। ही अलाउड, इन लोगों को उन्होंने अलाउ किया। अलाउड देम, किस चीज़ के लिए अलाउड किया? टू सेटल इन द टेरिटरीज ऑफ इन द फ्रांस, इन द नॉर्थ ऑफ, टू सेटल इन द नॉर्थ ऑफ फ्रांस, नॉर्थ ऑफ द फ्रांस पर, इन द नॉर्थ ऑफ द फ्रांस, यहाँ पर ये लोग क्या हो जाए? सेटल हो जाए। अब जहाँ पर ये लोग सेटल, जिन इलाकों में ये लोग सेटल हुए, इन टेरिटरी को नाम दिया गया किस चीज़ का? नॉर्मैंडी का, नॉर्मैंडी।
अब यहाँ पर फ्रांस ने बजाय ये कि ये लोग नफरत करें, इनके साथ साथ इनकी इंटर मैरिजेस हुई और इन्हीं वाइकिंग्स ने क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया यहाँ पर फ्रांस में। और क्रिश्चियनिटी के साथ साथ इन्होंने फ्रेंच मैनर्स, कस्टम्स, उन दिनों फ्रांस का एक नाम था, एक स्टैंडर्ड फ्रांस में हुआ करता था, कस्टम्स का, रिचुअल्स का, मैनर्स का। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने फ्रेंच मैनर्स, कस्टम्स, ये सब कुछ हासिल किया, उनको अडॉप्ट करने लगे, जिसकी वजह से इनमें हाई डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन आ गई। ये लोग सिविलाइज्ड हो गए, सिविलाइजेशन यहाँ पर इनमें आ गई। लेकिन सिविलाइजेशन के साथ साथ ये समहाउ अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल एंड वायलेंट लोग थे। अभी भी ये थोड़े बहुत से वायलेंट पीपल थे। और यहाँ पर जब यहाँ पर ये लोग सेटल हुए तो इस इलाके को नॉर्मैंडी कहा गया, जिसका ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी जो था, ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी एट द टाइम ऑफ इन्वेडिंग द पीपल ऑफ इंग्लैंड विलियम, जिसको फिर बाद में विलियम द कॉन्करर भी कहा गया। तो जब इन लोगों ने अटैक किया इंग्लैंड पर और इंग्लैंड को शिकस्त दी बैटल ऑफ हेस्टिंग में जब शिकस्त मिली इंग्लैंड को, जो 1066 में हुआ था, बिटवीन द विलियम द कॉन्करर एंड हेराल्ड द किंग ऑफ इंग्लैंड के बीच में हुआ था। इंग्लैंड को शिकस्त हुई थी नॉर्मन्स। और नॉर्मन्स कौन थे? ये जो कहा गया था एंग्लो नॉर्मन जो कहा गया था, एंग्लो रिप्रेजेंटिंग इंग्लिश पीपल, इंग्लिश रेस, एंड नॉर्मन रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रांस एंड वाइकिंग, फ्रेंच पीपल एंड वाइकिंग्स। अब यहाँ पर इनके बेस पर इनको एंग्लो नॉर्मन कहा गया। क्यों कहा गया, इसकी एक और भी वजह है जो हम अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जब इन लोगों ने यहाँ पर अपनी अटैक किया और यहाँ पर आए, तो इसका जो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमें मिलता है कि इनके इफ़ेक्ट तासुरात क्या थे, यहाँ पर आने के बाद कौन सी चीज़ें हुए। फर्स्ट, यहाँ पर पॉलिटिकली कंसोलिडेशंस आ गई। कंसोलिडेशंस का मतलब ये था कि अभी तक इंग्लैंड में कोई एक ख़ास इस तरह से एम्परर नहीं था कि फिर उसके बाद अगर एक एम्परर है, उसका कोई बेटा है, फिर वो बादशाह होगा, फिर उसका बेटा वो बादशाह होगा। तो इस तरह से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम था अभी तक। तो यहाँ पर जब नॉर्मन्स आए तो सबसे पहले पॉलिटिकल कंसोलिडेशंस ऑफ द कंट्री हमें देखने को मिलती है, पॉलिटिकल कंसोलिडेशंस ऑफ द कंट्री। अब सेकेंड, इसके बाद फिर क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट इंग्लैंड बिकम द फ्यूडल स्टेट। अब यहाँ पर इंग्लैंड फ्यूडल स्टेट बन जाता है, जो पहले नहीं था। अब यहाँ पर फ्यूडल स्टेट इसलिए बन जाता है कि जो नोबल्स थे एंग्लो सैक्सन के, वो उनको रिप्लेस किया गया। द नोबल्स ऑफ Anglo-Saxon are replaced by the nobles of Anglo-Normans, और सिर्फ नॉर्मन भी कह सकते हैं, नॉर्मन्स के साथ उनको रिप्लेस किया गया। और इंग्लैंड जो था वो फ्यूडल स्टेट बन गया, बाकी दूसरे यूरोपियन स्टेट की तरह। अब फ्यूडल सिस्टम इसलिए बना, फ्यूडल जो स्टेट था या सिस्टम, कि यहाँ पर जो नॉर्मन्स थे, खास करके नॉर्मन्स के जो नोबल्स थे, उनकी लॉयल्टी उनके साथ क्या था कि उनके पास मिलिट्री थी,
और किंग को मिलिट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ये नोबल्स को लैंड्स अवॉर्ड करते, ज़मीन देते कि ये ज़मीन आपकी है और इन रिटर्न मुझे आपकी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। किस लिए चाहिए? कि मैं फिर खुद को, अपने मुल्क को डिफेंड कर सकूं। तो यहाँ पर हमें जो उसका जो एक निज़ाम मिलता है एंग्लो नॉर्मन का, वो ये था कि सबसे पहले प्रेमाइड पर अगर हम देखें तो किंग आता, सबसे पहले सोसाइटी में किंग्स आता, क्योंकि किंग्स जो था ये बिल्कुल एट द एट ऑफ एपेक्स था, एट द एट ऑफ एपेक्स मीन बिल्कुल एट द टॉप पर था। और फिर उसके बाद हमारे पास नोबल्स आते। अब किंग्स जो था खास करके विलियम द ग्रेट, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी रेन को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इतना बताऊं यहाँ पर कि उसने क्या किया था कि उसने एक बुक को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने पूरे इंग्लैंड का सर्वे करवाया था और उससे पता था कि कितनी लैंड किसके पास कितनी है, ताकि उस हिसाब से उन पर टैक्सेस लगाए जा सके। तो किंग ने लैंड्स अवॉर्ड किए थे किसको? नोबल्स को। और नोबल्स ने अपने लैंड्स दिए थे नाइट्स को। और ये लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशंस थी ये इसलिए थी ताकि फिर ये एक दूसरे को सपोर्ट करते। अब नाइट्स ने किसको दिए थे? स्क्वायर्स को दिए थे, स्क्वायर्स। अब स्क्वायर से ये फिर किसके पास आए? पीजेंट्स। पीजेंट्स मीन्स द वर्किंग क्लास, जो स्लेव्स तो नहीं कह सकते, लेकिन वो वर्किंग क्लास, बिल्कुल वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं, या फिर हाँ स्लेव्स भी इनको कहा जाता है कि इनको जो नॉर्मली सैक्सन के लोग थे, सैक्सन और नॉर्मन किंग जॉन के टाइम में, जो तकरीबन 12-13 सेंचुरीज में हमारे पास हमें देखने को मिलती है, जब ये एंग्लो एंड नॉर्मन यूनाइटेड होते हैं और फ्रेंच को ये लोग अलग कर लेते हैं अपने आप से। लेकिन अभी तो अटैक हुआ है, अभी तो नॉर्मन्स आए हैं और नॉर्मन के साथ फ्रेंच लोग भी आए थे। तो सैक्सन जो थे वो स्लेव्स की ज़िंदगी गुजार रहे थे और वहाँ पर उन्हें कोई इतनी राइट्स नहीं मिली थी। इन दोनों के दरमियान एक नफ़रत का रिश्ता था, कंटेम्प्ट का रिश्ता था। लेटर ऑन फिर ये कंटेम्प्ट का रिश्ता चेंज हो जाता है और ये लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे? सो द ऑल द लैंड बिलोंग टू द किंग्स, सारे किंग्स को। और फिर उसके बाद ये लैंड्स किसके पास जाता? उसके बैरन्स के पास। ये जो नोबल्स थे, जिसको नोबल्स भी कहते और या फिर इनको बैरन्स भी कहते, बैरन्स के पास जाता और उनसे क्या लिया जाता कि उनसे मिलिट्री सर्विसेज हासिल की जाती। और इसके बाद फिर नाइट्स, फिर स्क्वायर, और ये एक अंडर दीज सिस्टम्स इस तरह से जो थे, ये जो कॉन्कर्ड सेक्शंस थे उसको स्लेव्स तक महदूद किया गया था। और उनको जो था दे वर डूम्ड टू ऑब्जेक्ट टू पॉवर्टी। दे वर डूम्ड मतलब मीन्स ये थे कि उन्होंने पॉवर्टी को भी फेस किया, सेक्शन ने। उन्होंने जो लॉस थे इनके लिए बनाए गए थे और इन्होंने डिग्रेडेशन को भी, यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन का सामना भी था इनिशियली, क्योंकि ये लोग कॉन्कर्ड थे, ये लोग गुलाम थे, ये लोग स्लेव थे। क्योंकि वहाँ पर जो इंग्लैंड में जो सारे हाई पोस्ट जितने भी हाई पोस्ट थे, जितने भी हाई पोस्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वो या हाई पोस्ट इन चर्च पे भी कह सकते हैं और इन गवर्नमेंट, या फिर चर्च में या दूसरा गवर्नमेंट में, चाहे वो चर्च हो या चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो सारे के सारे नॉर्मन्स ने लिए थे और नॉर्मन्स के लोग वहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो सेक्शन थे उनको बिल्कुल नफ़रत से ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट, नफरत से सेक्शन के लोग भी नफरत करते थे और नॉर्मन के लोग भी सेक्शन से नफरत करते थे। तो इनके दरमियान जो रिश्ता था, ये जब एक यूनाइटेड इंग्लैंड का बनता है, ये फिर बहुत ही लेटर स्टेजेस में आता है। लेट मी चेंज द पेज फर्स्ट सो दैट आई कैन राइट मोर। अब यहाँ पर जो सारे हाई पोस्ट मैंने कहा था ना कि वो किसके पास थे, वो नॉर्मन्स के पास थे। और यहाँ पर जो अभी मैंने कहा कि इसको एंग्लो नॉर्मन कहा गया था, तो एंग्लो का मतलब ये था कि हमारे पास 3 तरह की डिविजन्स आई थी। जो रॉयल फैमिली थी,
जो रॉयल फैमिली थी, या फिर हम इसको एलीट फैमिली भी कह सकते हैं, एलीट लोग भी कह सकते हैं। और एक थी हमारे पास एक पिलर था रॉयल फैमिली का, फर्स्ट पिलर रॉयल का था। दूसरा जो अपर क्लास में आता है वो था चर्च या रिलीजियस पीपल। ये दो पिलर जो सोसाइटी के थे, एंग्लो नॉर्मन सोसाइटी के थे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम पिलर्स थे। और जो थर्ड वन था वो था कॉमन लोगों का, जो नॉर्मली सेक्शन के लोग थे। कॉमन पीपल आर द पीपल ऑफ सेक्शन, एंग्लो सेक्शन। अब यहाँ पर जो रॉयल फैमिली थी वो अभी यूज टू हो चुकी थी फ्रेंच के कस्टम से, उनके रिवाज से, उनके मैनर से। तो वो लोग फ्रेंच बोलते थे, और जो लैटिन जो चर्च की लैंग्वेज थी वो सब कुछ लैटिन में था, और जो आम लोगों की इंग्लिश थी वो अभी भी ओल्ड इंग्लिश बनी थी। और इसी कम्बिनेशन की वजह से इसी ओल्ड इंग्लिश को फ्रेंच और लैटिन इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, और इससे फिर बाद में हमारे पास मिडिल इंग्लिश और आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं, इन दोनों का फ्रेंच लैटिन इनका बहुत ही ज़्यादा असर था। ये लैंग्वेज जो थी फ्रेंच, ये अपर क्लास की थी, अपर क्लास के लोग बोलते थे। और ये लैंग्वेज जो थी लैटिन, ये जो हमारे उस ज़माने में जो लर्न क्लर्जी हुआ करते थे, क्लर्जी, ये लोग इनकी ज़बान थी, जिन्होंने who occupy the highest position not only in the church but also in the government। चर्च में भी इनका हिस्सा था और इनका हिस्सा गवर्नमेंट में भी था इनका हिस्सा। तो और इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो किसके लिए थी? वो पुअर पीपल के लिए थी, कॉमन पीपल के लिए। इसलिए इंग्लिश को इतनी ज़्यादा डोमिनेंस हासिल नहीं थी। अब हमें भी पता है कि जिन इलाकों में जो लैंग्वेज डोमिनेट नहीं होती, वो लैंग्वेज जो डोमिनेट होती है वो लेस डोमिनेट लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। इस तरह से अगर हम आज के पाकिस्तान को देख लें तो इंग्लिश इज़ अ वेरी डोमिनेट लैंग्वेज, और ये इन्फ्लुएंस करती हैं, इट इन्फ्लुएंसेस द अदर लैंग्वेजेस, स्पेशली उर्दू, एंड देन उर्दू इज़ आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द लोकल लैंग्वेजेस जस्ट लाइक पश्तो और एनी अदर लैंग्वेज। तो ये इस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा था सब कुछ। तो इंग्लिश जो था वहाँ पर सीज टू बी, इससे पहले किंग एल्फ्रेड ने क्या किया था कि वो ट्रांसलेट करता था लैटिन वर्ड को इंग्लिश में। लेकिन जब नॉर्मन्स आए, सो इंग्लिश इज सीज टू बी द रिटन लैंग्वेज, और रिटन लैंग्वेज कौन सी बन गई? फ्रेंच, एंड लैटिन लैंग्वेज को दोबारा से आ गया। एंड नो इम्पॉर्टेंट, जब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जब यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को स्टॉप कर लिया गया, तो फिर हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास नो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर इज़ प्रोड्यूस्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। इतना खास लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ एंग्लो नॉर्मन में। हमें ये 13 सेंचुरीज़ में, जब 13 सेंचुरी शुरू हो जाती है, तब हमें लिटरेचर, यहाँ पर 1066 को इन्वेजन्स होती हैं, यहाँ पर बैटल ऑफ हेस्टिंग होती है, नॉर्मन्स आते हैं, और तकरीबन 13 सेंचुरी, एट द स्टार्ट ऑफ द 13 सेंचुरी हमें कुछ लिटरेचर देखने को मिलता है। तो तकरीबन 150 ईयर्स तक, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी तक ये जो एज था ये बैरन था, विद इसमें कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट वर्क प्रोड्यूस्ड नहीं हुआ था। तो तकरीबन 200 साल बाद, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज एक्सेप्ट द 13th सेंचुरी में, जब हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस, जिसमें से फिर किंग जॉन की वजह से वहाँ उसको हम डिस्कस करेंगे किंग जॉन्स को। लेकिन किंग जॉन्स एक ऐसा किंग था जो नालायक था, जो बेवकूफ़ था, लेकिन उसकी वजह से फिर इंग्लैंड अपने आप पर फोकस करने लगी। तो इसमें इन दौर में जब फ्रेंच और लैटिन को जब इम्पोर्टेंस हासिल थी, तो इसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जो वोकैबलरी थी, जो वर्ड्स थे, वो भी ऑब्जर्व्ड हो गए, और ऑब्जर्व मच ऑफ द
much of the French vocabulary also, लैटिन की vocabulary भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा vocabulary आ गई, नियोलॉजिज्म आ गए, और ये इंटर हो गए किस चीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स जो थे वो वर्ड्स वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड थे, वो गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्टेड थे, जिसमें हमारे पास अगर हम गवर्नमेंट में जितने रैंक्स होते हैं, रैंक्स के नेम्स, इसके अलावा ऑनर, जो गवर्नमेंट में जो आर्मी में जो ऑनर्स दिए जाते हैं, इसके अलावा शेवलरी, बहादुरी, इस तरह के जो वर्ड्स थे, और इसके अलावा मिलिट्री में तकरीबन जो अफेयर्स और इनके लिए जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती थी, तो इनके हवाले से जो वर्ड्स थे, मिलिट्री अफेयर्स, और इसके अलावा मज़हब के हवाले से भी हम बात करते हैं, रिलीजियस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़, रिलीजन्स के अलावा आर्किटेक्चर के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं यहाँ से जो इंग्लिश में आए थे इन दोनों में। इसके अलावा कुकिंग में भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में शामिल हुए थे, कुकिंग एंड, इसके साथ साथ इस चीज़ का एडिशन भी कर सकते हैं, कुकिंग एंड ड्रेसिंग, तो इनका एडिशंस भी हुआ था, और ये सारे के सारे वर्ड्स बोरो की गए थे इन लैंग्वेज से, और ये एजम्ड हुए थे, ये इस्तेमाल होना शुरू हुए थे, कहाँ पर ये इस्तेमाल हुए थे, एंग्लो नॉर्मन के दौर में इंग्लिश में आए थे। कहाँ से आए थे? फ्रेंच, और बहुत सारे वर्ड्स लैटिन से भी आए थे। और हम अगर देख लेते हैं कि जो फ्रेंच का जो लिटरेचर था वो रोमांटिक लिटरेचर था, वो रोमांटिक लिटरेचर था। इसको हम डिस्कस करेंगे हम अपनी एक और वीडियो में, क्योंकि डिफरेंट करेंगे। एंग्लो सैक्सन का जो लिटरेचर था वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिटरेचर था, और इसमें कोई इस तरह से हम कह सकते कि कोई जान वगैरह नहीं थी। इसका जो मैसेज था बहुत ही सीरियस सॉम्बर टाइप मैसेज था। यहाँ पर उदासी थी, सैडनेस थी एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर में। हाँ, अगर हम नॉर्मन के लिटरेचर को देखते तो वो रोमांटिक था, उसमें ह्यूमर था, उसमें प्लेजर था, आपको मिलेगा। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटी भी है बिटवीन द एंग्लो सैक्सन लिटरेचर एंड एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर। तो हम इस चीज़ को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे लेक्चर, and must watch this video again and again so that you will understand properly. Thank you so much.